नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक वी ए दासनूर, कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय मनमाड़। विषय हिंदी। छात्रों, हम लोग भाषा के माध्यम से साहित्यिक विधा का अध्ययन करते हैं। जैसे गद्य विधा में नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी आदि कई प्रकार की रचनाओं का हम लोगों ने कक्षा 11वीं और 12वीं में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तथा पद्य विभाग में आदिकाल से लेकर भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की कविताओं का हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसके साथ ही हम लोग जीवन यापन करते समय कई मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। आज के विज्ञान युग में इंसान भौतिक साधनों के पीछे उनकी आस लगी हुई है। नए भौतिक साधनों का प्रयोग आज का इंसान कर रहा है। ये सुविधाओं की वजह से पर्यावरण का विनाश होता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। पर्यावरण सुरक्षित रहा तो हमारा शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अगर पर्यावरण दूषित बन जाए तो हमारा शरीर स्वास्थ्य भी बिगड़ने लग जाता है। तो आइए भाषा का अध्ययन के साथ साथ भूगोल तथा विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने वाला पाठ ओजोन विघटन का संकट, पाठ नंबर 10, ओजोन विघटन का संकट। लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। ओजोन, ये नाम आप लोगों ने 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में भूगोल के माध्यम से या विज्ञान विषय के माध्यम से ये नाम सुना होगा। खास तौर पर भूगोल में ये ओजोन शब्द, ये ओजोन नाम आप लोगों ने सुना है। जैसे कि वायुमंडल में ये ओजोन होता है, ओजोन परत होती है, जिसे हम मराठी में ओजोन स्तर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का परिचय हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ है। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी साहित्य में जब उन्होंने काम करना शुरू किया है तो खास तौर पर उन्होंने विज्ञान संबंधी लेखन काम किया है। आपने बनारस विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। देखिएगा, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी यह एक विज्ञान के छात्र हैं, न कि वह कला के छात्र हैं। विज्ञान के छात्र होकर भी वह एक पीएचडी, जिसे हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, यह शिक्षा क्षेत्र की
अहम भूमिका, महत्वपूर्ण उपाधि रही है। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई की होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक रहे हैं। तो देखिए, ये डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी, ये मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र है और विज्ञान शिक्षा केंद्र में एक वैज्ञानिक के रूप में वो काम करते रहे हैं। वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अहम भूमिकाएं निभाई है और ये काम करने के साथ साथ खास तौर पर उन्होंने लेखन की रुचि है, लेखन कार्य में रुचि होने की वजह से जनमानस तक अपने विचार या विज्ञान संबंधी विचार पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। इसीलिए ओजोन विघटन का संकट, यह भाषा विषय, जैसे कि भाषा विषय का अध्ययन करते करते हम लोग भूगोल और विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। जैसे कि पुराने पाठ्यक्रम में शनि सबसे सुंदर ग्रह कुनाकर मुले जी द्वारा ये विज्ञान से संबंधित ये रचना थी, ठीक उसी प्रकार से ये अपने नए पाठ्यक्रम में ओजोन विघटन का संकट आज इस धरती पर, इस समाज पर एक बड़ा संकट छा रहा है और इसी प्रकार से इससे संबंधित ये रचना रही है। तो सबसे पहले उनकी कृतियाँ या कृतियाँ प्राप्त देखने से पहले, जैसे कि उन्हें जो सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उन सम्मान पुरस्कारों का यहाँ पर जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राजभाषा गौरव सम्मान वर्ष 2015 में महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से दिया गया है। विज्ञान परिषद प्रयाग के शताब्दी सम्मान ये 2013 में ये पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार 2010 में प्राप्त हुआ है तथा परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के राजभाषा भूषण पुरस्कार 2005 में प्राप्त हुआ है एवं अनेक राष्ट्रीय अलंकरणों से संपादित ये मिश्र जी रहे हैं। जैसे कि उनकी अभिरुचि के बारे में देखा जाए तो हिंदी भाषा तथा साहित्य से गहरा लगाव है। विज्ञान की भाषा वेब साथ भाषा वेब विज्ञान में रुचि रही है। अब आगे चलकर उनकी कृतियाँ लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, मानव विज्ञान की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि कई प्रकार की उनकी रचनाएं रही है। विधा परिचय, जैसे कि यहाँ पर प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप
विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। तो उनका विधा परिचय देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि उनकी जो भी रचनाएं रही है वह विज्ञान संबंधी रही है। और उन्होंने विज्ञान, सूचना तथा तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों में उन्होंने लेखन काम किया है। आगे चलकर पाठ परिचय हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। तो ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ओजोन परत है। जैसे कि आजकल अनुसंधान और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण, अनुसंधान मतलब खोज, दिन ब दिन नए नए खोज होते जा रहे हैं और नए नए उत्पादित वस्तुओं का उपयोग के वजह से पर्यावरण का ह्रास होता जा रहा है। और इस ह्रास की वजह से हमें कई प्रकार के दुष्परिणामों का मुकाबला करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना, जिस प्रकार से ये सूरज से निकलने वाले किरण ये धरती तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन वायुमंडल में ही उन्हें रोक लिया जाता है, मतलब उनकी क्षति की जाती है, उनकी प्रखरताएं कम की जाती है। और प्रखरता कम करने वाला यह ओजोन परत है। अब यह ओजोन परत में ही छेद हो गया है और इसका परिणाम इंसान को ही भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि इसके लिए जिम्मेदार इंसान ही है और इंसान अपने स्वार्थी प्रवृत्ति का दुष्परिणाम भुगत रहा है। हमें यह भलीभांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, तो उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक भी सिद्ध होती हैं। हम सूर्य को अपना जीवन दाता मानते हैं, जीवन देने वाला। और जीवन दाता मानने के साथ साथ उसकी पराबैंगनी किरणें, मतलब सूर्य के सतरंगी किरणों में से अत्यंत बैंगनी रंग वाली किरण, जैसे कि जब सूरज से किरण निकलती है तो काफी प्रखर होती है। और प्रखरता या तीव्रता जिसे हम कहते हैं, ये ओजोन परत की वजह से उनकी मात्राएं कम हो जाती है, उनकी प्रखरताएं कम हो जाती है, उनकी तीव्रताएं कम हो जाती है। अब ये ओजोन परत में ही छेद हो गया है, इसीलिए दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ साल पहले की बात रही है
जैसे 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ करता था, अब 35, 40, 45 तक इतना तापमान बढ़ता गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे कि भौतिक साधनों का प्रयोग करने की वजह से आज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण बढ़ जाने की वजह से यह ओजोन परत में छेद होता गया है। तो चलिए ओजोन विघटन को रोकने का हम संकल्प करते हैं और मानव जाति को इस संकट से उभरने का हम प्रयास करते हैं। इस पाठ से हमें इस संकल्प लेना है कि प्रदूषण की रोकथाम किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ठीक है, वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की ओर मची हुई है। जैसे कि यहाँ पर आज का जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में विज्ञान युग चल रहा है। विज्ञान युग में विज्ञान युग और प्रौद्योगिकी का मतलब कला, शिल्प और यंत्र से संबंधित, जिसे हम औद्योगिक कहते हैं, ये युग है। और इसी युग में दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की ओर मची हुई, मतलब प्रतियोगिता, एक देश की दूसरे देश से प्रतियोगिता, स्पर्धाएं चल रही है। जिस प्रकार से क्लास में छात्र एक दूसरे से स्पर्धा लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह एक देश दूसरे देश के साथ स्पर्धा लगाए बैठ रहा है। विकास की दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। और इसी प्रकार से ये जो विकास की दौड़ चल रही है, और विकास की दौड़ में न जाने हम लोगों ने कितनी विसंगतियों को जन्म दिया। मतलब कई प्रकार की सुविधाएं हम या अनुसंधानों के माध्यम से नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए खोज कर रहे हैं, और इस खोज के साथ साथ या यंत्रों के साथ साथ यंत्रों की वजह से, कल कारखानों की वजह से यह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मतलब विसंगतियों को जन्म दिया जा रहा है। प्रदूषण उनमें से अहम समस्या है। प्रदूषण आज दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे कि अपने भारत देश में दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। लेखक यहाँ पर यह कहते हैं कि हमारे भूमंडल में, भूमंडल मतलब धरती, इस धरती में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। देखिएगा, प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं। हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, और इसी प्रकार से यह हवा प्रदूषण कल कारखानों से निकला हुआ धुआं या गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। पानी भी बुरी तरह से प्रदूषित है। पानी इसलिए इसी प्रकार से प्रदूषित होता जा रहा है, जैसे कि ये नदियाँ शहरों से चली जा रही है,
और शहरों का गंदा जल नाले से छोड़ दिया जा रहा है, कारखानों का गंदा जल इन नदियों में छोड़ दिया जा रहा है, और इसी वजह से ये पानी भी काफ़ी प्रदूषित होता गया है। जैसे कि जो 3 प्रदूषण की बात हम कर रहे थे, हवा प्रदूषण या वायु प्रदूषण हम कहते हैं, पानी मतलब जल प्रदूषण, और तीसरा जो है ध्वनि प्रदूषण। ये कारखानों से निकलने वाले आवाज़, ये गाड़ियों से निकलने वाले आवाज़, इनकी वजह से भी बड़े बड़े महानगरों में काफ़ी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है, जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। तो इसी प्रकार से इस प्रदूषण की चपेट में शायद कोई चीज़ बची हुई हो, ऐसा हमें नहीं लगता है। सभी चीज़ें प्रदूषण की चपेट में आ गई है। सांस लेने के लिए हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है। स्वच्छ हवा न मिल पाने की वजह से हमें फेफड़े की बीमारियां लग रही है, शरीर स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, हमारा दम घुटता जा रहा है। दूषित हवा हम अंदर लेते हैं, दूषित हवा अंदर लेने की वजह से सांस के जरिए हमारे फेफड़े भी खराब होते जा रही है। जैसे कि पानी भी हमें ठीक नहीं मिल पा रहा है, पानी भी दूषित मिल रहा है। जैसे कि कई महानगरों में पानी की काफ़ी समस्या होती है। जैसे कि मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का विश्वास नहीं बैठ पाएगा कि मनमाड़ में 10-10 दिनों बाद, 15-15 दिनों बाद पानी मिलता है। पानी की काफ़ी समस्या है मनमाड़ शहर में, और जब एक बार पानी आता है नल के माध्यम से तो उन लोगों के लिए काफ़ी संभाल कर रखना पड़ता है। कई बार वो पानी दूषित भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये पानी भी दूषित मिलता है या अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। तो यहाँ पर लेखक ने यही कहा कि जो पर्यावरणवादी या पर्यावरण के विद्वान हैं, उन विद्वानों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया में पेयजल को लेकर ही घनघोर संकट का सामना आ सकता है, या दुनिया को यही पेयजल के घनघोर संकट का सामना ही करना पड़ सकता है। जैसे कि आज जिस प्रकार से दुनिया के सामने आतंकवाद जैसी समस्या है, आज कोरोना जैसी महामारी की समस्या इस दुनिया के सामने है, ठीक उसी प्रकार से आगे चलकर पेयजल की समस्या का सामना भी दुनिया को करना पड़ेगा। और शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। मतलब कोई जल स्रोत मतलब नदी, झरना, कुएं, ये जल स्रोत है, तालाब। इनमें जो पानी है वह पानी प्रदूषित होगा, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं वरन पानी के लिए होगा। और आगे चलकर लेखक ने यह भी बताया है, महत्वपूर्ण बात कही है कि
जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि अगला जो विश्व युद्ध होने वाला है वह राजनीतिक सामरिक मतलब युद्ध से संबंधित या आर्थिक हितों के चलते नहीं, आर्थिक संबंधों से नहीं, बल्कि पानी के लिए, पानी की वजह से ही विश्व युद्ध हो सकता है, यही संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी बुरी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से आगे चलकर यही कहा, जो सामरिक मतलब जो युद्ध होगा वह पानी की वजह से होगा। आज की परिस्थितियाँ बदल गई है। धरती पर संसाधनों के दोहन मतलब अनियंत्रित दोहन के चलते ये जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा जाना मतलब उथल पुथल हो जाना, जिसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। मतलब इस दुनिया में यह कई प्रकार की भयावह समस्या आ रही है। पानी की समस्या है, वायु की समस्या है, कई प्रकार की समस्याओं का मुकाबला हम लोगों के लिए करना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई जो रचना रही है, ओजोन विघटन का संकट, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है और वह है ओजोन विघटन का संकट। विघटन मतलब अलगाव, तोड़ना। ये जो संकट है वह संकट को हमें तोड़ना है, दूर करना है। इस संकट को हमें भगाना है। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। जैसे कि ओजोन विघटन का जो संकट रहा है, इस संकट के प्रति विश्व में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं तथा काफ़ी पर्यावरणविदों में चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि पर्यावरणविदों में काफ़ी चिंता रही है ओजोन विघटन को लेकर, जैसे कि समूची मानव सभ्यता की यह अस्तित्व का प्रश्न है। और आगे चलकर प्रश्न यही उठता है कि ओजोन क्या है, जिसके बारे में हमें अध्ययन कर रहे हैं उसके प्रति हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यह कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि यह कहते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों हो रहा है, मतलब इसका विनाश क्यों हो रहा है, इस ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। जैसे कि खतरे की
क्या हकीकत है, इसके बारे में सारे विश्व में ये चर्चा हो रही है। इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इससे निपटने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, एहतियाती बचाव संबंधी हमें क्या कदम कर लेने चाहिए, इसके बारे में इस पाठ के जरिए हमें जानकारी मिल सकती है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यहाँ पर जैसे कि लेखक ने यही कहा कि ये जो ओजोन गैस है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। जैसे कि ये गैस नीले रंग की भी होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैले रंग की होती है। जैसे कि उन्होंने यही कहा, ऑक्सीजन का अणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से बनता है। ऑक्सीजन के एक अणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से बनता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। जैसे कि ये जो गैस है, ओजोन गैस मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाकर वह जलन पैदा करती है। मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है और वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा करती है। जैसे कि यह ओजोन गैस हमारे शरीर के लिए इसी प्रकार से फायदेमंद है। जब शरीर नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वह वायुमंडल में यह हमारी रक्षा करती है। वह एक ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। जैसे कि धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय और एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। देखिएगा चित्र में जिस प्रकार से जो चित्र दिया गया है, पृथ्वी का चित्र है। पृथ्वी को हमें बचाना है, जैसे कि दोनों हाथों से जिस प्रकार से माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, परवरिश करती है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि धरती पर जीवन फल फूल रहा है ओजोन की वजह से, ओजोन परत की वजह से। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। और ये जो ओजोन गैस है धरती के वायुमंडल में धरती से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें
अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो ओजोन गैस है धरती से वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता, जैसे कि यहाँ पर सांद्र मतलब घोर तथा स्निग्ध, सांद्र मतलब घना तथा स्निग्ध, और इसी प्रकार से यह 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है और यही किरणें काफ़ी घातक, मतलब पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं और ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब ये किरणों की प्रखरता काफ़ी होती है। जिस प्रकार से जहाँ पर ज्वाला धधकती रहती है, जितना आप दूर नज़दीक जाए तो उतने ज्वाला की प्रखरता महसूस होगी, तीव्रता महसूस होगी। जितना दूर जाए उतने ज्वाला की प्रखरता कम दिखाई देती है, महसूस होती है। और ये प्रखरताएं या ऊर्जा कम करने का माध्यम है ओजोन परत, जिसे हम मराठी में ओजोन स्तर कहते हैं। और यही ओजोन स्तर की वजह से मनुष्य जीव सृष्टि अपना जीवन यापन कर रही है, नहीं तो यह एक रेगिस्तान की तरह पूरी धरती जल जाती है। इन्हें बचाने का काम ये ओजोन परत की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अन्य शेष हिस्सा अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद।